दरबार में हाजिर हुआ तो नवाब साहब ने उसे दरबार में आने का वजह बताई और पर्दे की ओट से बेगम साहिबा से उसकी बात करवा दी। बेगम साहिबा ने रंगरेज से कहा कि हमें हमारा दुपट्टा रंगना है, आप इसे रंग दीजिए। इस पर रंगरेज ने सवाल किया, बेगम साहिबा दुपट्टा किस रंग में रंगना है? बेगम साहिबा ने कहा कि दुपट्टा शमा के रंग में रंग दीजिए। रंगरेज खामोश खड़ा रहा इस वक्त, फिर वहां से चला गया। कई दिन गुजर गए, न रंगरेज आया, न उसकी कोई खबर, न ही उसने दुपट्टा रखा। इस बात की शिकायत जब बेगम साहिबा ने नवाब साहब से की तो नवाब साहब ने रंगरेज को फिर दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी किया। रंगरेज दोबारा दरबार में हाजिर हुआ। नवाब साहब ने अपनी नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए उससे कहा कि भाई दुपट्टा अब तक क्यों नहीं रंगा गया? इस पर रंगरेज ने कहा कि जान की अमा चाहूं तो कुछ अर्ज करूं कि इसमें मेरी कोई खता नहीं। दरअसल बेगम साहिबा मुझे सही तरीके से रंग समझा ना पाई। नवाब साहब ने कहा कि उन्होंने तो हमसे कहा था कि दुपट्टे को शमा के रंग में रंगने के लिए कहा है आपसे। इस पर रंगरेज ने जवाब दिया, हुजूर वाला सही बात है, बेगम साहिबा ने कहा था कि दुपट्टे को शमा के रंग में रंग दीजिए, लेकिन जनाब आली आप तो बखूबी जानते हैं कि शम्मा तो हर रंग में जलती है सहर होने तक। हाज़रीन महफिल, जिस तरह शमा के लौ के कई रंग होते हैं, उसी तरह बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा इश्क के रंग होते हैं। आज हम और आप मिलकर इश्क की उन मुकद्दस, नायाब और शफाफ दास्तानों के सफर को तय करेंगे और महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक नायाब, अनोखे, बेजोड़ इश्क की दास्तान के सफर पर। इश्क जले तो जले ऐसा। मुझसे तो कहा था मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अरे आइए रोज साहब आइए, बड़ा नाम सुना है आपका, बैठिए। जी मेहरबानी है आपकी। आप शमा रसाले से भी जुड़े हैं? जी मोहतरमा, परवाना हूँ शमा। अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं आप। जी आप जैसे अदीबों से सीखा है, आपकी इल्म की रोशनी से परछाइयां बनती हैं मेरी, वरना इल्म की दुनिया में मेरा क्या मुकाम है? अगर कोई रुतबा, कोई मुकाम नहीं होता जनाब, तो आप इस तरह हमारे मकान में क्यों आते? और अगर आ गए हैं तो आने के बाद इस तरह बहस नहीं करते। अदब और आर्ट का यही तो बहाना बना है ना हमारी मुलाकात का। जी खैर छोड़िए, चाय पिएंगे आप? जरूर। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ वो मैं जानता हूँ। वो कैसे? जी मेरा मतलब है, इतना अच्छा अदब, इतनी अच्छी नज़्में लिखने वाली शायर है, चाय भी अच्छी ही बनाती हो। चले आज चाय और अदब का मुआवजा कर लेते हैं और देखते हैं कि मैं किस चीज में ज्यादा माहिर हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप वो सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि क्या आप जहर भी बना लेते हो? मतलब? देखिए, ये तो पहली मुलाकात है आपसे। अगर ये सिलसिला पहले से कायम होता तो मैं आपसे यही कहता कि मैं आपके हाथों से जहर का प्याला भी पी सकता। कुछ फायदा नहीं होगा जनाब जहर पीने से,
क्योंकि इतनी मीठी बातें करने वालों की बातों से जहर का असर तो गायल हो जाएगा। तुम मिले तो कई जन मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई कान पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है। और वही मैं हूँ और वही महक, और वही मैं हूँ और वही मैं। बहुत खूबसूरत नज़्म, शुक्रिया। जरूर आइए। खत्म पढ़ रहे थे आप? जी जी जी, बहुत खूबसूरत नज़्म है। आपकी नज़्मों का मैं वैसे भी दीवाना हूँ। जी शुक्रिया। बहुत खूब। अब बताइए, चाय ज्यादा अच्छी है या रुकिए जरा। इंतखाब करना मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने तमाम वर्क किस तरह चाहती हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको फोन पर बताया था मैंने। जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सबके साथ आपकी भी एक तस्वीर लगा दी जाए। ठीक है, मैं अपनी कुछ तस्वीरें अंदर से आपको ला कर देती हाँ, हूँ। नहीं सुनिए सुनिए, हाँ। आप बराहे बस यहीं बैठी रहिए। मैं आपको बगौर देखकर अपनी आंखों में जज्ब कर दूंगा और घर जाकर कैनवस पर उमेट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, देख लीजिए। हाथ किसी तरह से। हाँ, देख लिया और देखकर अपनी आंखों में जज्ब भी कर लिया। बस अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। ओ, क्या बात अरे है? विनोद साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट इधर आइए, हाँ, इधर आइए मेरी बात। देखिए ये हाथ हटा दिया तो सारी तस्वीर बन अरे जाएगी। हाँ, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कहिए। वर्क जरा जल्दी बनाइए। जरूर, आराम। जी, कम वक्त चाय में मैंने शक्कर तो डाली ही नहीं, और वो पूरी चाय अच्छी और उम्दा कहके चला गया। कमाल, पूरी चाय अच्छी है। कहते हैं जब एक बार किसी शख्स ने अपने दिल में इश्क का दिया जला लिया हो, तो फिर उसे
कोई नहीं बुझा सकता। न वक्त, न हालात, न आंधी, न तूफान। उस इश्क के दिए की रोशनी में वो न सिर्फ अपने महबूब को अपने लिए बनता संवरता देखना चाहता है, बल्कि खुद भी उसी रोशनी में अपने महबूब के लिए बनता है और संवरता है। उस इश्क के दिए की रोशनी के लौ में मुनव्वर अपने महबूब के वजूद को बस निहारता रहता है, महू हो जाता है, उसमें जज्ब हो जाता है। फिर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, ऊंच नीच, आगे पीछे कोई फर्क का एहसास नहीं होता है। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि वो दश्त में जिस चीज के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है वो पानी है या पानी का सिर्फ धोखा। रोज कौन? मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं, कौन है आप? सच कहते हैं लोग कि इश्क का बुखार अगर सर चढ़ जाए तो इंसान खुद को भी नहीं पहचानता। मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ इमरोज। मेरा ज़मीर? हाँ। बड़े बड़े खुददार मालूम होते हो ज़मीर भाई। मतलब ये कि अभी अभी किसी को और किसी की यादों को अपने दिल में बसाया था मैंने, और तुम घुटन महसूस करने लगे, और वो भी इतनी कि मुखालिफत करने के लिए, मलामत करने के लिए बाहर निकलकर न जाने कहां से मुझसे बातें कर रहे हो। इमरोज, अरे ज़मीर भाई देखो, ऐसा है कि किसी को किसी से वालेहाना इश्क हो जाने पर दुनिया वालों को उससे हसद करते, रश्क करते तो बहुत देखा था, लेकिन अपने खुद के ज़मीर को मुखालिफत करते पहली बार देख रहा हूँ। मैं क्यों परेशान रहूंगा? हैरान परेशान तो वो होता है जो इश्क की ठंडी ठंडी आग में जलता है, जैसा कि तुम जल रहे हो और परेशान हो रहे हो। किसने कहा कि मैं परेशान हूँ? परेशान हो तभी तो तस्वीर से बातें कर रहे हो, वरना फोन पर सीधे अमृता से बातें करते। ओ हेलो 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 हेलो, रुको। ज़मीर भाई, यार बड़े तेज हो यार तुम। मतलब तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? अमृता? प्रीतम भी है? उसके घर गए थे क्या? हमेशा जाता हूँ। क्या? तुम्हारे साथ। ओ, मुझे तो ये भी मालूम है कि वो तुमसे बहुत बड़ी है, ना सिर्फ उम्र में बल्कि काम में भी, रुतबे में भी और शोहरत में भी। इसीलिए तुम परेशान भी हो। उसके जीते जी तुम उसके उम्र के बराबर नहीं हो सकते, और ना कभी तुम्हारा कद उसके हुनर और फन के बराबर हो सकता है। चाहे तुम अपने फन पारोगे जमीन पर, अपने फन के कितने भी ऊंचे ऊंचे पत्थर रख लो। ज़मीर भाई रुक जाओ, समझ गया। तुम हम दोनों के स्टेटस की बात कर रहे हो शायद। ये हाँ। बड़े भोले हो ज़मीर भाई, जहाँ भी हो। अरे इतना भी नहीं जानते, स्टेटस, रुतबा, कुंडली, ये सब शादी के लिए मिल जाता है। इश्क करने के लिए ये दस्तावेज गैर जरूरी है। वाह। और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो जिस सरजमीन से बिलोंग करती है वो वारिस शाह की सरजमीन है। वारिस शाह जिसने दुनिया में हर किस्म की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दिया। फिर वो जो वारिस शाह की इतनी बड़ी दीवानी है, वो हमारे स्टेटस, रुतबे या पेशे में क्यों फर्क करती है? लोहे दिल पर यही तहरीर लिखी है मोहसिन, लोहे दिल पर यही तहरीर लिखी है मोहसिन, इश्क वालों को नसीहत नहीं की जा सकती। है या चला गया?
मेरी जिंदगी, मेरे देवता, मुझ बेबस नारी पर अपनी मोहब्बतों का जादू करके कहाँ चले गए? समंदर की बेकरार लहरों की तरह हर वक्त बेचैन रहती हूँ। क्या करूं? सारी मिले, किनारा मिले तो टकराकर पाश पाश हो जाऊं ना मैं, बिखर कर फना हो जाऊं। प्रेम को सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं रखा जा सकता ना। हाँ, ठीक कहते हो कि मोहब्बत में ये तड़प बदमजा नहीं लगती। अगर मेरे देवता सामने हो तो पूजा में मन भी लगता है, वरना तन्हाइयों का अजाब इबादत गुजारों और भक्तों को अपनी गिरफ्त में ले लेता। मेरे देवता, मुझे आपके प्यार में तड़पने की आपको एक हद मुकर्रर करनी होगी। और कैसे मतलब? मतलब ये कि यादों का सिलसिला बहुत दराज होता जा रहा है जनाब। इसका कफारा मुलाकातों से अदा करना होगा। मुझसे मिलने जल्दी जल्दी और बिल्कुल मेरी धड़कनों की तरह आना होगा। जी, प्रेम को सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं रखा जा सकता। यादों का कर्ज सिर्फ मुलाकातों से ही उतारा जा सकता है जनाब। पता है आपको, जानते हैं आप एक बात, मेरी हर कविता, हर कहानी, मेरा लिखा हर हर्फ, हर लाइन आपके बिना बेजान लगता है। मैं खुद अपने आप को आपके बिना बेजान महसूस करती हूँ। कलम हाथों में होता तो जरूर है, बट दिल की धड़कन ना इसको जुम्बिश नहीं दे पाती। अब एक बेजान मुसन्निफ करे भी तो क्या करे? उसे जिंदगी मिले तो भला वो कुछ करे भी। हर वक्त जिंदगी की तमन्ना करती रहती। मरे हुए लोग जिंदगी की तलब करें ना तो ये सही भी लगता है, मगर मैं तो खुद जिंदा रहकर जिंदगी की तलब करती रहती। अब आप चले भी आइए, प्लीज आ जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कम से कम आने का वादा तो कर सकते हैं ना आप, ताकि मैं खिल उठूं नाजुक कलियों की तरह आपके आने के इंतजार में। शुक्रिया मेरे देवता, मैं इंतजार करूंगी। अरे आप कब आए? आपको देखा ही नहीं मैंने। कुछ वक्त हो गया मुझे यहाँ। जितनी देर एक तस्वीर को मुकम्मल होने में लगती है, उतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ। रब के बंदे, मुझे आवाज तो देते। आपके लिए ये नाचीज तोहफा लाया। अरे बहुत खूबसूरत है। ये इतना खूबसूरत ना भी सही, लेकिन अगर इसे आपके बैठक खाने में जगह मिल जाए तो शायद ये खूबसूरत लगे। जी जी जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर मैं आवाज देता भी तब भी मेरी आवाज आप तक पहुंचती नहीं, क्योंकि आप खुदा की हसीन कायनात में तवाफ कर रही थी, उसकी कायनात में हिचकोले खा रही थी, झूला झूल रही थी। मेरी आवाज आपके कानों पर पड़ती पर आपको सुनाई न देती। लेकिन अभी तो सुनाई दे रहे हैं ना। कहिए, क्या कह रहे थे आप? लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी सुनो। जल्दी से सुनाइए। आप जानते हैं मेरी रचनाओं का कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है? इतनी बड़ी अदीबा है आप, 20-25 भाषाओं में हुआ होगा। जी नहीं जनाब, 34 भाषाओं में हुआ है। क्या कह रही हैं? ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। जी जनाब, शुक्रिया। जानते हैं अमरोज, मैं चाहती हूँ मेरी सारी शायरी,
सारी कहानियां दुनिया के ना उस हर इंसान तक पहुंचे जिसके सीने में ना एक अदद दिल धड़कता है, जो इश्क के जाल में फंसकर उसमें उलझ कर रह जाना चाहता है, उससे निकलना नहीं चाहता। तो क्या है ना, मिर्जा गालिब कह गए हैं, इश्क पर जोर नहीं ये गालिब, इश्क पर जोर नहीं गालिब, है वो ये आतिश जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना लगे। पहली बार इससे आशना मैं 16 साल की उम्र में हुई थी। इसी उम्र में तो लड़के लड़कियां इश्क की खुशबू से महकते हैं, भले ही वो इसका मतलब नहीं जानते, पर इस शब्द से भले बात नहीं वाकिफ होते हैं। आप जानते हैं मेरी सारी कहानियां रचनाएं एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी जिंदगी की हकीकत ने मेरे मन के सपने से ना इश्क किया, और उसी के वर्जित मेल से मेरी ये रचनाएं पैदा हुई। एक नाजायज बच्चे की किस्मत भी कोई होती है। इन्होंने साहित्यिक समाज के माथे के बल भुगते। कहिए क्या कहना थे? आप क्या कहूँ? कहिए। मेरा दिल हाँ कहिए। छुप गया है इस दर पे बरकतें। अब कोई दूसरा दर जचता ही नहीं। दैरो हरम से ज्यादा अकीदत हो गई है मुझे इस दर से बरकतें। बरकतें? हाँ, बरकतें। अब किसी दूसरे नाम से आपको पुकारना अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों? क्या कहूँ, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा मतलब है जब से मेरी मुलाकात आपसे हुई है, बरकत ही बरकत नाजिल होने लगी है मुझ पर। काम भी खूब चल पड़ा है, जहां भी जाता हूँ, जिस ओर भी देखता हूँ, खुशियां ही खुशियां मिलने लगी हैं मुझे। गोया आपकी हाथों की लकीरों पे बहार बहुत मेहरबान है इन दिनों। एक बात कहूँ बरकत? कहिए। एक नहीं, दो कहिए, क्योंकि वक्त जिस पर मेहरबान होता है ना, तो वक्त की मेहरबानियों का सारा क्रेडिट उसे मिल जाता है। मैं कह रहा था कि हाँ कहिए, रुक क्यों गए? मतलब हाँ कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि अब से आप मुझे आप कहकर मुखातिब ना किया करें प्लीज। क्यों? मैंने कहा ना कि इन दिनों मेरी जिंदगी बदल सी गई है। सब कुछ, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरे सुबह, मेरी शाम, सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी के सूने कैनवस पर खूबसूरत रंग भर दिए हैं। चलता हूं तो मंजिलों की आवाजें आती हैं कि आगे बढ़ो। ठहरता हूं तो आवाजें आती हैं कि रुको मत, अपनी मंजिल की जानिब गज़न करो। और इसलिए आज अपनी मंजिल के सामने खड़े रहकर ये कह रहा हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना लो बरकतें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। इमरोज आप समझते क्यों? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और को चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बरकतें, मैं जानता हूँ, और उस खुशनसीब का नाम भी जानता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। बरकतें, तुम तो इतनी बड़ी अदीबा हो, अच्छी तरह से जानती हो कि आसमान में सिर्फ एक चांद होता है, लेकिन अपने अपने हिस्से की जमीन पर खड़े होकर अपने अपने हिस्से के आसमान पर दिखने वाले चांद को हर कोई अपना कहता है। और लोगों के ऐसा करने से कोई एक दूसरे से जलता नहीं, चांद भी उनसे नाराज नहीं होता, वो सब पर अपनी रोशनी बराबर फेंकता रहता है। हाँ बरकतें, मैं तुम्हें भी एक चांद समझता हूँ, और अगर कोई मेरे चांद को अपना कहना चाहे तो उसे कहने देना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अभी अभी आप कह रहे थे ना कि आप बहुत खुश हैं, आपकी सुबह, आपकी शाम सब बदल गई है। ये उसी वक्त होता है जब आपकी जिंदगी की कोई डोर कोई दूसरा थाम।
और वो डोर ना हमवार ना रहे, यानी सीधी सीधी बुतवासी है। आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है आशिक, बहुत फर्क है। जिंदगी की डोर ऊंची नीची रहेगी, नहीं आशिक, और किसी भी तरह की ऊंच नीच खुशगवार जिंदगी को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। वारिस शाह, कहां हो तुम? देख रहे हो जो कुछ हो रहा है मेरे साथ? सुन रहे हो ये सब कुछ? आज मुझे ऊंच नीच की एक नई डेफिनेशन मालूम चली, उम्र की ऊंच नीच। वारिस शाह, तुमने केवल अमीरी गरीबी काले गोरे की ऊंच नीच को दूर किया, तुमने एक हथौड़ा उम्र की ऊंच नीच पर क्यों नहीं मारा? अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज मेरी मोहब्बत की छत का साया मेरे सर पर होता। दिल दुखता है वारिस शाह, इसलिए भी क्योंकि ऐसा करने वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी एक दीवानी है। मैं नाराज हूं वारिस शाह तुमसे, और मैं नाराज हूं अपने खुदा से कि उसने मुझे अमृता को इस दुनिया में भेजने के 7 साल बाद क्यों भेजा। मैं आज जान गया कि सब मेरे खिलाफ है। वारिस शाह, तुम भी और खुदा भी। वाह। इमरोज की फरियादें वारिस शाह ने सुनी या न सुनी, उसकी आह बका बाबे असर तक पहुंचकर आसमानों के दरवाजे खोल सकी या न सकी, लेकिन अमृता को जरूर झंझोड़ कर रख दिया। अमृता के दिल के दरवाजे इमरोज के लिए हमेशा के लिए खुल गए। सामईन, हमने इब्तिदा ही में आपसे कहा था कि रंगरेज ने नवाब अवध के दरबार में कहा था कि शम्मा तो हर रंग में जलती है सहर होने तक। ठीक ऐसा ही एक नायाब, साफ, शाह और शफाफ रंग अमृता और इमरोज की मोहब्बत का दुनिया ने देखा, जो पहले कभी किसी ने न देखा। दोनों एक ही छत तले 2 अलहदा कमरों में रहकर अपनी बकिया जिंदगी गुजार दी, बगैर इस एहसास के कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। तो फले ऐसा सदियों तक फलता जाए, इश्क फले तो फले ऐसा कि सदियों तक फलता जाए, इश्क जले तो जले ऐसा कि जिंदगी के बाद भी जिंदगियां महकाए, इश्क जले तो जले ऐसा। बरकते, ये क्या हो गया? सब लिखने वाले लिखते हैं, कोई गजल, कोई गीत, कोई नज्म, कोई अफसाने, कहानियां, लेकिन वो कातिबे तकदीर वो लोगों की तकदीर लिखता है, उनके वाक़े लिखता है और उनके खात्मे भी लिखता है। वो होनी अनहोनी का मालिक है, मालिक के कुल है। वो जो चाहे तो सुबह को शाम में तब्दील कर दे और शाम को सुबह कर दे। वो चाहे तो सुबह कभी हो ही नहीं और शाम कभी हो ही नहीं। वो सब जाने अनजाने का जानने वाला है। ऐसी ही एक अनहोनी इन 2 फनकारों की जिंदगी में पेश आई।
अभी जो चीख की आवाज आप लोगों ने सुनी, ये अमृता प्रीतम की चीख की आवाज थी। अमृता फिसल कर गिर पड़ी और उनके कूलों की हड्डी टूट गई, वो फिर कभी चलने के काबिल न रही। बस बरकते, बस बस बस। आराम से, आराम से, आराम से। पीछे हो जाओ जरा। अब आराम से मदद बैठ करेंगे। जाइए। जी, जी, जी। जरा मदद कीजिए। अब आप यहाँ बैठकर आराम करें। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। आपकी जो भी जरूरत हो मुझसे कहिएगा। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे मेरी नहीं तुम्हारी फिक्र है आशी। मेरी हाँ, एक सवाली जो मेरी चौखट पर कुछ तलब करने आया था, उसे मैं कुछ ना दे सकी, बल्कि साहिल को ही मुझ पर अपना सब कुछ नौशावर करना पड़ रहा है, अपना सब कुछ लुटाना पड़ रहा है। बरकते, इश्क में लुटने लुटाने का हिसाब कम ज़र्फ रखा करते हैं। और फिर वो इश्क इश्क ही क्या, जिसमें अपना सब कुछ लुटाकर फना न कर दिया जाए। आशी, आप कहीं यहाँ से कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे रास्ते पर जहां मंजिल भी हो। बरकते, इश्क वालों के लिए रास्ते ही मंजिल होते हैं। टूटी हुई कलम की तरह आशी घर के किसी कोने में पड़ी। मेरी तहरीरों का रूप बदल गया है, मेरी नज़्में फीकी पड़ गई हैं, मेरी कायनात भी बदल गई है। मैं शायद ही आपको कोई सच्ची खुशी दे पाऊं आशी। बरकते, जानते हैं आशी, एक जनाजे का बोझ उठाने से ज्यादा मुश्किल एक जिंदा वजूद का बोझ उठाना होता है, वाह, और उससे भी ज्यादा मुश्किल एक जिंदा वजूद का मलबा किसी दूसरे पर डालना। बरकते, कितना वक्त हो गया मुझे अपने एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में रंगों को उठाते उठाते। अब मुझे क्या परेशानी होगी उसे अपनी बाहों में उठा लेने में, जिसकी तस्वीरें बनाता रहा हूं। शाबाश बरकते, शाबाश। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा। देखो, तुम्हारे मुस्कुराते ही पूरे कमरे का मंजर बदल गया और तुम्हारी बनाई हुई मेरी तमाम तस्वीरें मुस्कुरा उठी। अच्छा सुनिए, आज मैं आपके सामने एक दावा पेश करने वाला हूँ। अच्छा जी। क्या? और दावा ये कि मैं आपसे भी अच्छी चाय बना लेता हूँ। अच्छा, यकीन नहीं आता? रुकिए, अभी चाय बनाकर लाता हूँ और साबित करता हूँ। अब यही कसर बाकी रह गई थी आशु। कसम नहीं बरकते, अरमान, ये अरमान था। आप यहाँ बैठे, मैं अभी चाय लेकर आया। कुछ यूं मैंने लफ्जों को आग लगाया, कुछ यूं मैंने लफ्जों को आग लगाया, जिंदगी को एक नए रूप में सजाया। दम तोड़ गई हजारों ख्वाहिशें वहां, दम तोड़ गई हजारों ख्वाहिशें जहां, उसी जगह मैंने कलम को अपनाया। चाय तैयार है। अरे वाह, क्या बात है। लीजिए, अब इस चाय को पीकर बताइए कि मेरा दावा सही था या नहीं।
क्या हुआ? हंसी नहीं है? आप इसमें भी शक्कर डालना भूल गए। मैं भूल गया। कमाल है, जो चाय आप बनाती थी वो आपकी मोहब्बत से मीठी हो जाती थी, लेकिन कमबख्त ये चाय मेरे इश्क की शीरनी से मीठी ना हो सकी। अपने होठों से लगा लीजिए, मीठी हो जाएगी। अरे ये तो मीठी हो गई। दरबार में हाजिर हुआ तो नवाब साहब ने उसे दरबार में आने का वजह बताई और पर्दे की ओट से बेगम साहिबा से उसकी बात करवा दी। बेगम साहिबा ने रंगरेज से कहा कि हमें हमारा दुपट्टा रंगना है, आप इसे रंग दीजिए। इस पर रंगरेज ने सवाल किया, बेगम साहिबा दुपट्टा किस रंग में रंगना है? बेगम साहिबा ने कहा कि दुपट्टा शमा के रंग में रंग दीजिए। रंगरेज खामोश खड़ा रहा इस वक्त, फिर वहां से चला गया। कई दिन गुजर गए, न रंगरेज आया, न उसकी कोई खबर, न ही उसने दुपट्टा रखा। इस बात की शिकायत जब बेगम साहिबा ने नवाब साहब से की तो नवाब साहब ने रंगरेज को फिर दरबार में हाजिर होने का फरमान जारी किया। रंगरेज दोबारा दरबार में हाजिर हुआ। नवाब साहब ने अपनी नाराजगी और बरहमी का इजहार करते हुए उससे कहा कि भाई दुपट्टा अब तक क्यों नहीं रंगा गया? इस पर रंगरेज ने कहा कि जान की अमा चाहूं तो कुछ अर्ज करूं कि इसमें मेरी कोई खता नहीं। दरअसल बेगम साहिबा मुझे सही तरीके से रंग समझा ना पाई। नवाब साहब ने कहा कि उन्होंने तो हमसे कहा था कि दुपट्टे को शमा के रंग में रंगने के लिए कहा है आपसे। इस पर रंगरेज ने जवाब दिया, हुजूर वाला सही बात है, बेगम साहिबा ने कहा था कि दुपट्टे को शमा के रंग में रंग दीजिए, लेकिन जनाब आली आप तो बखूबी जानते हैं कि शम्मा तो हर रंग में जलती है सहर होने तक। हाज़रीन महफिल, जिस तरह शमा के लौ के कई रंग होते हैं, उसी तरह बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा इश्क के रंग होते हैं। आज हम और आप मिलकर इश्क की उन मुकद्दस, नायाब और शफाफ दास्तानों के सफर को तय करेंगे और महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक नायाब, अनोखे, बेजोड़ इश्क की दास्तान के सफर पर। इश्क जले तो जले ऐसा। कमाल है, रोज सब अभी तक नहीं है। मुझसे तो कहा था मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अरे आइए रोज साहब आइए, बड़ा नाम सुना है आपका। बैठिए। मेहरबानी है आपकी। आप शमा रसाले से भी जुड़े हैं? जी मोहतरमा, परवाना हूँ शम्मा। अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं आप। जी आप जैसे अदीबों से सीखा है, आपकी इल्म की रोशनी से परछाइयां बनती हैं मेरी, वरना इल्म की दुनिया में मेरा क्या मुकाम? अगर कोई रुतबा, कोई मुकाम नहीं होता जनाब, तो आप इस तरह हमारे मकान में क्यों आते? और अगर आ गए हैं तो आने के बाद इस तरह बहस नहीं करते। अदब और आर्ट का यही तो बहाना बना है ना हमारी मुलाकात का। जी खैर छोड़िए, चाय पिएंगे आप?
जरूर। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। हाँ, वो मैं जानता हूँ। वो कैसे? जी, मेरा मतलब है इतना अच्छा अदब, इतनी अच्छी नज़्में लिखने वाली, जाहिर है चाय भी अच्छी ही बनाती हो। चले आज चाय और अदब का मुआवजा कर लेते हैं और देखते हैं कि मैं किस चीज में ज्यादा माहिर हूँ। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आप वो सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि क्या आप जहर भी बना लेते हो? मतलब? देखिए, ये तो पहली मुलाकात है आपसे। अगर ये सिलसिला पहले से कायम होता तो मैं आपसे यही कहता कि मैं आपके हाथों से जहर का प्याला भी पी सकता। कुछ फायदा नहीं होगा जनाब जहर पीने से, क्योंकि इतनी मीठी बातें करने वालों की बातों से जहर का असर तो गायल हो जाएगा। तुम मिले तो कई जन मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी। योगी ने जब बाजुओं में लेकर मेरी सांसों को छुआ, तब अल्लाह कसम यही महक थी जो उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे, या वही योगी है जो तुम्हारी सूरत में मेरे पास आया है। और वही मैं हूँ और वही मैं। और वही मैं हूँ और वही मैं। बहुत खूबसूरत नज़्म। शुक्रिया। चाय पीजिए। जरूर आइए। जी, खत्म पढ़ रहे थे आप? जी जी जी, बहुत खूबसूरत नज़्म है। आपकी नज़्मों का मैं वैसे भी दीवाना हूँ। जी शुक्रिया। बहुत खूब। अब बताइए, चाय ज्यादा अच्छी है या रुकिए जरा। इंतखाब करना मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने तमाम वर्क किस तरह चाहती हैं? बिल्कुल वैसे जैसे आपको फोन पर बताया था मैंने। जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सबके साथ आपकी भी एक तस्वीर लगा दी जाए। ठीक है, मैं अपनी कुछ तस्वीरें अंदर से आपको लाकर देती हाँ, हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, हाँ। आप पढ़ाई करिए, बस यही बैठी रहिए। मैं आपको बगौर देखकर अपनी आंखों में जज्ब कर दूंगा और घर जाकर कैनवस पर उमेट कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, देख लीजिए। हाथ उसी तरह से। हाँ, देख लिया और देखकर अपनी आंखों में जज्ब भी कर लिया। बस अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। वो क्या बात अरे है? रोज साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट इधर आइए, कहाँ? इधर आइए मेरी बात तो देखिए, ये हाथ हटा दिया तो सारी तस्वीर गुल अरे जाएगी। हाँ, लेकिन एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। कहिए। वर्क जरा जल्दी बने। जरूर, आराम।
जी, कमबख्त, चाय में मैंने शक्कर तो डाली ही नहीं। और वो पूरी चाय अच्छी और उम्दा कहके चला गया। कमाल, पूरी चाय अच्छी और कहते हैं जब एक बार किसी शख्स ने अपने दिल में इश्क का दिया जला लिया हो तो फिर उसे कोई नहीं बुझा सकता। न वक्त, न हालात, न आंधी, न तूफान। उस इश्क के दिए की रोशनी में वो न सिर्फ अपने महबूब को अपने लिए बनता संवरता देखना चाहता है, बल्कि खुद भी उसी रोशनी में अपने महबूब के लिए बनता है और संवरता है। उस इश्क के दिए की रोशनी के लौ में मुनव्वर अपने महबूब के वजूद को बस निहारता रहता है, महू हो जाता है, उसमें जज्ब हो जाता है। फिर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, ऊंच नीच, आगे पीछे कोई फर्क का एहसास नहीं होता है। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि वो दश्त में जिस चीज के पीछे बेतहाशा दौड़ रहा है वो पानी है या पानी का सिर्फ धोखा। दीवाना किसी का। रोज, कौन? मुझे नहीं पहचान रहे हो? नहीं, कौन है आप? सच कहते हैं लोग कि इश्क का बुखार अगर सर चढ़ जाए तो इंसान खुद को भी नहीं पहचानता। मैं तुम्हारा ज़मीर हूँ इमरोज। मेरा जमीन? हाँ, बड़े बड़े खुददार मालूम होते हो जमीर भाई। मतलब मतलब ये कि अभी अभी किसी को और किसी की यादों को अपने दिल में बसाया था मैंने, और तुम घुटन महसूस करने लगे, और वो भी इतनी कि मुखालिफत करने के लिए, मलामत करने के लिए बाहर निकलकर न जाने कहां से मुझसे बातें कर रहे हो। इमरोज, अरे जमीर भाई देखो, ऐसा है कि किसी को किसी से वालिहाना इश्क हो जाने पर दुनिया वालों को उससे हसद करते, रश्क करते तो बहुत देखा था, लेकिन अपने खुद के ज़मीर को मुखालिफत करते पहली बार देख रहा हूँ। मैं क्यों परेशान रहूंगा? हैरान परेशान तो वो होता है जो इश्क की ठंडी ठंडी आग में चलता है, जैसा कि तुम चल रहे हो और परेशान हो रहे हो। इसने कहा कि मैं परेशान हूँ। परेशान हो तभी तो तस्वीर से बातें कर रहे हो, वरना फोन पर सीधे अमृता से बातें करते हो। ओ हेलो 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 रुको। तो जमीर भाई यार बड़े तेज हो यार तुम। मतलब तुम्हें उसका नाम भी मालूम है? अमृता? प्रीतम भी है? उसके घर गए थे क्या? हमेशा जाता हूँ क्या? तुम्हारे साथ। ओ मुझे तो ये भी मालूम है कि वो तुमसे बहुत बड़ी है, ना सिर्फ उम्र में बल्कि काम में भी, रुतबे में भी और शौहरत में भी। इसीलिए तुम परेशान भी हो। उसके जीते जी तुम उसके उम्र के बराबर नहीं हो सकते, और ना कभी तुम्हारा कद उसके हुनर और फन के बराबर हो सकता है। चाहे तुम अपने फन पारोगे जमीन पर, अपने फन के कितने भी ऊंचे ऊंचे पत्थर रख लो। जमीर भाई रुक जाओ, समझ गया। तुम हम दोनों के स्टेटस की बात कर रहे हो शायद। ये हाँ, बड़े भोले हो जमीर भाई, जहां भी हो। अरे इतना भी नहीं जानते, स्टेटस, रुतबा, कुंडली, ये सब शादी के लिए मिल जाता है। इश्क करने के लिए ये दस्तावेज गैर जरूरी है। वाह। और शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो जिस सरजमीन से बिलोंग करती है वो वारिस शाह की सरजमीन है। वारिस शाह जिसने दुनिया में हर किस्म की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दिया। फिर वो जो वारिस शाह की इतनी बड़ी दीवानी है, वो हमारे स्टेटस, रुतबे या पेशे में क्यों फर्क?
लोहे दिल पर यही तहरीर लिखी है मोहसिन, लोहे दिल पर यही तहरीर लिखी है मोहसिन, इश्क वालों को नसीहत नहीं की जा सकती। है या चला गया? मेरी जिंदगी, मेरे देवता, मुझ बेबस नारी पर अपनी मोहब्बतों का जादू करके कहाँ चले गए? समंदर की बेकरार लहरों की तरह हर वक्त बेचैन रहती हूँ। क्या करूं? साहिल मिले, किनारा मिले तो टकराकर पाश पाश हो जाऊं ना मैं, बिखर कर फना हो जाऊं। प्रेम को सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं रखा जा सकता ना। हाँ, ठीक कहते हो आप कि मोहब्बत में ये तड़प बदमजा नहीं लगती, मगर मेरे देवता सामने हो तो पूजा में मन भी लगता है, वरना तन्हाइयों का अजाब इबादत गुजारों और भक्तों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मेरे देवता, मुझे आपके प्यार में तड़पने की आपको एक हद मुकर्रर करनी होगी। और कैसे मतलब ये कि यादों का सिलसिला बहुत दराज होता जा रहा है जनाब। इसका कफारा मुलाकातों से अदा करना होगा, मुझसे मिलने जल्दी जल्दी और बिल्कुल मेरी धड़कनों की तरह आना होगा। जी, प्रेम को सिर्फ यादों के सहारे तो नहीं रखा जा सकता, यादों का कर्ज सिर्फ मुलाकातों से ही उतारा जा सकता है। चलो, पता है आपको, जानते हैं आप एक बात, मेरी हर कविता, हर कहानी, मेरा लिखा हर हर्फ, हर लाइन आपके बिना बेजान लगता है। मैं खुद अपने आप को आपके बिना बेजान महसूस करती हूँ। कलम हाथों में होता तो जरूर है, बट दिल की धड़कन ना इसको जुम्बिश नहीं दे पाती। अब एक बेजान मुसन्निफ करे भी तो क्या करे, उसे जिंदगी मिले तो भला वो कुछ करे भी। हर वक्त जिंदगी की तमन्ना करती रहती, मरे हुए लोग जिंदगी की तलब करें ना तो ये सही भी लगता है, मगर मैं तो खुद जिंदा रहकर जिंदगी की तलब करती रहती। अब आप चले भी आइए, प्लीज आ जाइए। अच्छा ठीक है, कम से कम आने का वादा तो कर सकते हैं ना आप, ताकि मैं खिल उठूं नाजुक कलियों की तरह आपके आने के इंतजार में। शुक्रिया मेरे देवता, मैं इंतजार करूंगी। अरे आप कब आए? आपको देखा ही नहीं मैंने। कुछ वक्त हो गया मुझे यहाँ। जितनी देर एक तस्वीर को मुकम्मल होने में लगती है, उतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ। रब के बंदे मुझे आवाज तो देते। आपके लिए ये नाचीज तोहफा लाया। अरे बहुत खूबसूरत है। ये इतना खूबसूरत ना भी सही, लेकिन अगर इसे आपके बैठक खाने में जगह मिल जाए तो शायद ये खूबसूरत लगे। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर मैं आवाज देता भी
तब भी मेरी आवाज अब तक पहुंचती नहीं, क्योंकि आप खुदा की हसीन कायनात में तवाफ कर रही थी, उसकी कायनात में हिचकोले खा रही थी, झूला झूल रही थी। मेरी आवाज आपके कानों पर पड़ती पर आपको सुनाई न देती। लेकिन अभी तो सुनाई दे रही है ना। कहिए क्या कह रहे थे आप? लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी सुनो। जल्दी से सुनाइए। आप जानते हैं मेरी रचनाओं का कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है? इतनी बड़ी अदीबा है आप, 20-25 भाषाओं में हुआ होगा। जी नहीं जनाब, 34 भाषाओं में हुआ है। क्या कह रही हैं? ये तो वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। जी जनाब, शुक्रिया। जानते हैं इमरोज, मैं चाहती हूँ मेरी सारी शायरी, सारी कहानियां दुनिया के ना हर इंसान तक पहुंचे जिसके सीने में ना एक अदद दिल धड़कता है, जो इश्क के जाल में फंसकर उसमें उलझ कर रह जाना चाहता है, उससे निकलना नहीं चाहता। तो क्या है ना, मिर्जा गालिब कह गए हैं, इश्क पर जोर नहीं है गालिब, इश्क पर जोर नहीं गालिब, है वो ये आतिश जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना लगे। पहली बार इससे आशना मैं 16 साल की उम्र में हुई थी। इसी उम्र में तो लड़के लड़कियां इश्क की खुशबू से महकते हैं, भले ही वो इसका मतलब नहीं जानते, पर इस शब्द से भले बात नहीं वाकिफ होते हैं। आप जानते हैं मेरी सारी कहानियां, रचनाएं एक नाजायज बच्चे की तरह है। मेरी जिंदगी की हकीकत ने मेरे मन के सपने से ना इश्क किया, और उसी के वर्जित मेल से मेरी ये रचनाएं पैदा हुई। एक नाजायज बच्चे की किस्मत भी कोई होती है। इन्होंने साहित्यिक समाज के माथे के बल भुगते हैं। कहिए क्या कहना थे? आप क्या कहूँ? कहिए। मेरा दिल हाँ कहिए। छुप गया है इस दर पे बरकतें। अब कोई दूसरा दर जचता ही नहीं। दैरो हरम से ज्यादा अकीदत हो गई है मुझे इस दर से बरकतें। बरकतें? हाँ, बरकतें। अब किसी दूसरे नाम से आपको पुकारना अच्छा नहीं लगता। मगर क्यों? क्या कहूँ? जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरा मतलब है जब से मेरी मुलाकात आपसे हुई है, बरकत ही बरकत नाजिल होने लगी है मुझ पर। काम भी खूब चल पड़ा है। जहां भी जाता हूँ, जिस ओर भी देखता हूँ, खुशियां ही खुशियां मिलने लगी हैं मुझे। गोया आपकी हाथों की लकीरों पे बहार बहुत मेहरबान है इन दिनों। एक बात कहूँ बरकत? कहिए। एक नहीं, दो कहिए। क्योंकि वक्त जिस पर मेहरबान होता है ना, तो वक्त की मेहरबानियों का सारा क्रेडिट उसे मिल जाता है। मैं कह रहा था कि हाँ कहिए, रुक क्यों गए? मतलब हाँ कहिए ना। मैं चाहता हूँ कि अब से आप मुझे आप कहकर मुखातिब ना किया करें प्लीज। क्यों? मैंने कहा ना कि इन दिनों मेरी जिंदगी बदल सी गई है। सब कुछ, मेरे दिन, मेरी रातें, मेरे सुबह, मेरी शाम, सब कुछ बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी के सूने कैनवस पर खूबसूरत रंग भर दिए हैं। चलता हूं तो मंजिलों की आवाजें आती हैं कि आगे बढ़ो। ठहरता हूं तो आवाजें आती हैं कि रुको मत, अपनी मंजिल की जानिब गज़न करो। और इसलिए आज अपनी मंजिल के सामने खड़े रहकर ये कह रहा हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना लो बरकतें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। इमरोज आप समझते क्यों? मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और को चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बरकतें, मैं जानता हूँ, और उस खुशनसीब का नाम भी जानता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। बरकतें, तुम तो इतनी बड़ी अदीबा हो, अच्छी तरह से जानती हो कि आसमान में सिर्फ एक चांद होता है, लेकिन अपने अपने हिस्से की जमीन पर खड़े होकर अपने अपने हिस्से के आसमान पर दिखने वाले चांद को हर कोई अपना कहता है।
और लोगों के ऐसा करने से कोई एक दूसरे से जलता नहीं, चांद भी उनसे नाराज नहीं होता, वो सब पर अपनी रोशनी बराबर फेंकता रहता है। हाँ बरकते, बरकते, मैं तुम्हें भी एक चांद समझता हूं, और अगर कोई मेरे चांद को अपना कहना चाहे तो उसे कहने देना चाहता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अभी अभी आप कह रहे थे ना कि आप बहुत खुश हैं, आपकी सुबह आपकी शाम सब बदल गई है। ये उसी वक्त होता है जब आपकी जिंदगी की कोई डोर कोई दूसरा थाम, और वो डोर ना हमवार ना रहे, यानी सीधी सीधी बुतवाजी है। आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है आशिक, बहुत फर्क है। जिंदगी की डोर ऊंची नीची रहेगी, नहीं आशिक, और किसी भी तरह की ऊंच नीच खुशगवार जिंदगी को तबाह कर देती है, तबाह कर देती है। वारिस शाह, कहां हो तुम? देख रहे हो जो कुछ हो रहा है मेरे साथ? सुन रहे हो ये सब कुछ? आज मुझे ऊंच नीच की एक नई डेफिनेशन मालूम चली, उम्र की ऊंच नीच। वारिस शाह, तुमने केवल अमीरी गरीबी काले गोरे की ऊंच नीच को दूर किया, तुमने एक हथौड़ा उम्र की ऊंच नीच पर क्यों नहीं मारा? अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज मेरी मोहब्बत की छत का साया मेरे सर पर होता। दिल दुखता है वारिस शाह, इसलिए भी क्योंकि ऐसा करने वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारी अपनी एक दीवानी है। मैं नाराज हूं वारिस शाह तुमसे, और मैं नाराज हूं अपने खुदा से कि उसने मुझे अमृता को इस दुनिया में भेजने के 7 साल बाद क्यों भेजा। मैं आज जान गया कि सब मेरे खिलाफ है। वारिस शाह, तुम भी और खुदा भी। वाह। इमरोज की फरियादें वारिस शाह ने सुनी या न सुनी, उसकी आह बका बाबे असर तक पहुंचकर आसमानों के दरवाजे खोल सकी या न सकी, लेकिन अमृता को जरूर झंझोड़ कर रख दिया। अमृता के दिल के दरवाजे इमरोज के लिए हमेशा के लिए खुल गए। सामईन, हमने इब्तिदा ही में आपसे कहा था कि रंगरेज ने नवाब अवध के दरबार में कहा था कि शम्मा तो हर रंग में जलती है शहद होने तक। ठीक ऐसा ही एक नायाब, साफ, शाह और शफाफ रंग अमृता और इमरोज की मोहब्बत का दुनिया ने देखा, जो पहले कभी किसी ने न देखा। दोनों एक ही छत तले 2 अलहदा कमरों में रहकर अपनी बकिया जिंदगी गुजार दी, बगैर इस एहसास के कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। तो फले ऐसा सदियों तक फलता जाए, इश्क फले तो फले ऐसा कि सदियों तक फलता जाए, इश्क जले तो जले ऐसा कि जिंदगी के बाद भी जिंदगियां महकाए, इश्क जले तो जले ऐसा। बरकते,
बरकते, बरकते, ये क्या हो गया? सब लिखने वाले लिखते हैं, कोई गजल, कोई गीत, कोई नज्म, कोई अफसाने, कहानियां, लेकिन वो कातिब तकदीर, वो लोगों की तकदीर लिखता है, उनके वाक़े लिखता है और उनके खात्मे भी लिखता है। वो होनी अनहोनी का मालिक है, मालिक के कुल है। वो जो चाहे तो सुबह को शाम में तब्दील कर दे और शाम को सुबह कर दे। वो चाहे तो सुबह कभी हो ही नहीं और शाम कभी हो ही नहीं। वो सब जाने अनजाने का जानने वाला है। ऐसी ही एक अनहोनी इन दो फनकारों की जिंदगी में पेश आई। अभी जो चीख की आवाज आप लोगों ने सुनी, ये अमृता प्रीतम की चीख की आवाज। अमृता फिसल कर गिर पड़ी और उनके कूलों की हड्डी टूट गई। वो फिर कभी चलने के काबिल न रही। बस बरकते, बस बस बस। आराम से, आराम से, आराम से। आप आराम से अंदर बैठ जाइए। ऐसे नहीं। जी, जी, जी। जरा मदद कीजिए। अब आप यहाँ बैठकर आराम करें। डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। आपकी जो भी जरूरत हो मुझसे कहिएगा। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे मेरी नहीं तुम्हारी फिक्र है आशी। मेरी हाँ, एक सवाली जो मेरी चौखट पर कुछ तलब करने आया था, उसे मैं कुछ ना दे सकी, बल्कि साहिल को ही मुझ पर अपना सब कुछ नौशावर करना पड़ रहा है, अपना सब कुछ लुटाना पड़ रहा है। बरकते, इश्क में लुटने लुटाने का हिसाब कमजर्फ रखा करते हैं। और फिर वो इश्क इश्क ही क्या जिसमें अपना सब कुछ लुटाकर फना ना कर दिया जाए। आशी, आप कहीं यहाँ से कहीं और चले जाएं, किसी दूसरे रास्ते पर जहां मंजिल भी हो। बरकते, इश्क वालों के लिए रास्ते ही मंजिल होते हैं। टूटी हुई कलम की तरह आशी घर के किसी कोने में पड़ी। मेरी तहरीरों का रूप बदल गया है, मेरी नज़्में फीकी पड़ गई हैं, मेरी कायनात भी बदल गई है। मैं शायद ही आपको कोई सच्ची खुशी दे पाऊं आशी। बरकते, जानते हैं आशी, एक जनाजे का बोझ उठाने से ज्यादा मुश्किल एक जिंदा वजूद का बोझ उठाना होता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल एक जिंदा वजूद का मलबा किसी दूसरे पर डालना। बरकते, कितना वक्त हो गया मुझे अपने एक हाथ में ब्रश और दूसरे हाथ में रंगों को उठाते उठाते। अब मुझे क्या परेशानी होगी उसे अपनी बाहों में उठा लेने में, जिसकी तस्वीरें बनाता रहा हूं। शाबाश बरकते, शाबाश। ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो। देखो, तुम्हारे मुस्कुराते ही पूरे कमरे का मंजर बदल गया और तुम्हारी बनाई हुई मेरी तमाम तस्वीरें मुस्कुरा उठी। अच्छा सुनिए, आज मैं आपके सामने एक दावा पेश करने वाला हूँ। अच्छा जी। क्या? और दावा ये कि मैं आपसे भी अच्छी चाय बना लेता हूँ। अच्छा। यकीन नहीं आता? रुकिए, अभी चाय बनाकर लाता हूँ और साबित करता हूँ। अब यही कसर बाकी रह गई थी आशु। कसर नहीं बरकते, अरमान। ये अरमान था। आप यहाँ बैठे, मैं अभी चाय लेकर आया।
कुछ यूं मैंने लफ्जों को आग लगाया, जिंदगी को एक नए रूप में सजाया। दम तोड़ गई हजारों ख्वाहिशें वहां, दम तोड़ गई हजारों ख्वाहिशें जहां, उसी जगह मैंने कलम को अपनाया। चाय तैयार है। अरे वाह, क्या बात है। लीजिए, अब इस चाय को पीकर बताइए कि मेरा दावा सही था या नहीं। क्या हुआ, हंसी नहीं है? आप इसमें भी शक्कर डालना भूल गए। मैं भूल गया। कमाल है, जो चाय आप बनाती थी वो आपकी मोहब्बत से मीठी हो जाती थी, लेकिन कमबख्त ये चाय मेरे इश्क की शीरनी से मीठी ना हो सकी। अपने होठों से लगा लीजिए, मीठी हो जाएगी। अरे ये तो मीठी हो गई।